Fierce, chivalric, and yet trapped behind the bars. Hello everyone, in this video we are going to discuss this poem Tiger in the Zoo by Leslie Norris. और इस वीडियो में we are not going to discuss a poem. It's not just a poem of your book. We are going to live the moment through the eyes of the tiger which is trapped behind the bars in a zoo. So we are going to contrast freedom with imprisonment, with captivation. Okay, so are you ready to take the notes and to write all the word meanings, to understand the meaning, and to write all the poetic devices? If you are ready, take your book, take a pencil, and let's begin. Okay, let's begin with the introduction. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. हमें पता है कि टाइगर का नेचुरल हैबिटेट इज फॉरेस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे इट इज कैप्टिवेटेड, इट इज imprisoned. The poem moves from zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which one speaks about the tiger in the jungle. So I would request you all to read the poem once and then watch this video, then continue this video so that you have a better understanding of the chapter. बाकी मीनिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, एक एक पोएटिक डिवाइस आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. इस वीडियो के बाद आपको हर एक चीज़ की बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग, वैसी मीनिंग जो CBSE चेक करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स वो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जनरली लॉन्ग 10th क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पोम से नहीं आते हैं, प्रोज से ही आते हैं, बट स्टिल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, और अगर कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आ ही गया तो उसको डिस्कस भी हम करेंगे फर्दर वीडियोज़ में. ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड द this entire poem once and then we'll discuss it. Okay, so I hope that you all have read the poem. ठीक है, डिस्कस करें. ठीक है, लेट्स बिगिन. सो ये हमने ये पैरा पढ़ लिया. लेट्स बिगिन विद द ओके, लेट्स बिगिन द पोम. सो पहली लाइन, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Okay, he stalks. he यहाँ पर यूज़ कर दिया, मतलब कि तुरंत पर्सोनिफिकेशन हो गया. किसका? टाइगर का पर्सोनिफिकेशन हो गया. ठीक है, he stalks. stalks का मतलब होता है कि टू मूव वेरी स्लोली. ठीक है, ही स्टॉक्स मतलब कि वो अपने केज में नॉर्मली वॉक कर रहा है स्लोली इन हिज विविड. विविड का मतलब होता है कि वेरी क्लियर या वेरी डिस्टिंक्ट. ठीक है, विविड स्ट्राइप्स. तो यहाँ पे क्या हो गया? इमेजरी का यूज़ हो गया. ठीक, आप नोट करते जाइएगा कहाँ पे कौन सी क्या मीनिंग है और कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है. ठीक है, ही में पर्सोनिफिकेशन, स्टॉक्स का मतलब मूव स्लोली, इन हिज विविड, विविड का मतलब है ब्राइट, क्लियर या डिस्टिंक्ट. स्ट्राइप्स मतलब आपको पता है कि जो क्या कहते हैं, टाइगर के स्किन पे एक क्या कहते हैं स्ट्राइप्स होती है ना, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स टॉकिंग अबाउट. सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब कि केज तो छोटा होता है. ठीक है, तो फ्यू स्टेप्स मतलब कि जितना उसको एरिया मिला हुआ है वो उतने में ही वॉक कर रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब है कि उसके पैरों की बात हो रही है. ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है कि उसके जो पैर हैं. ठीक, इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज. अब यहाँ पे ब्यूटिफुली ऑक्सीमोरॉन का यूज़ हुआ है, क्योंकि अगर कोई इंसान, रेज का मतलब क्या होता है? एंगर. अगर कोई इंसान एंग्री है तो वो क्वाइट कैसे, अगर क्वाइट है तो वो एंग्री कैसे? तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का यूज़ हुआ है. अब इसकी डीपर मीनिंग क्या है? क्वाइट रेज यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि टाइगर
कि अंदर गुस्सा तो है क्योंकि उसको आपने इम्प्रिजन किया हुआ है, लेकिन वो रेज कैसा है, वो रेज क्वाइट है बिकॉज द टाइगर इज हेल्पलेस। ठीक है। सो द सेल यानी कि जो आपका प्रिजन है, इट इज क्वाइट। ठीक है। सो अपने वो पैरों पे, अपने सॉफ्ट पैरों पे वो मूव कर रहा है प्रिजन में इन हिज क्वाइट रेज, एन एंगर विच ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। इस वजह से उस एंगर को क्या बोला गया है, क्वाइट रेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ें। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ तो आपकी बात हो रही थी प्रिजन के बारे में, फिर से हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जंगल। ये प्रिजन के बारे में थी बात, ये अब फिर से हम जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग। ठीक है, या फिर वेटिंग मतलब छुपा हुआ होना। इन शैडो मतलब कि अभी तो वो प्रिजन में, लेकिन एक्चुअल प्लेस उसकी कहाँ पे है, उसकी एक्चुअल प्लेस है कि वो कहीं छुपा हुआ हो। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास मतलब कि जंगल की जो घनी जो ग्रास है, लंबी ग्रास है, उसके बीचों बीच से स्लाइड करना। मतलब स्लाइड वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि आपने कभी टाइगर का मोशन देखा कितना स्लीक और स्मूथ होता है, उसके लिए यहाँ पे स्लाइडिंग वर्ड यूज़ हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास मतलब कि लॉन्ग ग्रास के बीच में बिल्कुल सॉफ्ट नॉइसलेस मोशन में वो चल रहा है। उसको चलना चाहिए क्योंकि ही शुड स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। अब वाटर होल की यहाँ पे क्यों बात हुई है, वाटर होल का मतलब है क्योंकि फॉरेस्ट में आपको पता है कि जहाँ पे पानी का जहाँ पे वाटर होल होता है वहाँ पर सारे डियर आते हैं, सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए। तो वहीं कहीं उसी के पास टाइगर को छुपा हुआ होना चाहिए जहाँ पर एक प्लम्प, प्लम्प मतलब यहाँ पर उसके फिजिक की बात हो रही है। ठीक है। प्लम्प यानी कि फ्लैशी या मोटा ताज़ा, प्लम्प डियर पास मतलब कि जहाँ पर एक कोई मोटा ताज़ा फैट फ्लैशी डियर आएगा। ठीक है। अब पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। ही शुड, अगेन यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन आ रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग, यहाँ पे आपका इमेजरी आ रहा है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास में इमेजरी है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पर एलिटरेशन है, भले बीच में एक डियर वर्ड आ गया है लेकिन पी पी का साउंड सेम है तो यहाँ पर एलिटरेशन होगा। ठीक। और यहाँ पर इन दो लाइंस में क्या हो रहा है, इंजेबमेंट हो रहा है क्योंकि आपने नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास यहाँ पे बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आपने सेम सेंटेंस को दो लाइन में लिखा है तो इंजेबमेंट हो गया। ठीक है। ये इनफैक्ट ये तीनों लाइन में, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प, ये तीनों लाइन्स में इंजेबमेंट होगा। ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे कोई टोन पूछे, पोएट का टोन क्या है, सो आप कह सकते हैं थॉटफुल है या रिग्रेटफुल है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट स्टैंजा पे नेक्स्ट है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। अब यहाँ पे ही फिर से आया पर्सोनिफिकेशन, पूरी ही पोम में एक्सटेंडेड पर्सोनिफिकेशन है। ही शुड बी स्नार्लिंग। अब स्नार्लिंग क्या है, ग्रोलिंग, जो आपका टाइगर का साउंड होता है उसी को यहाँ पे स्नार्लिंग बोल रहे हैं। ठीक है। स्नार्लिंग मीन्स ग्रोलिंग अराउंड द हाउसेस। अब यहाँ पे स्नार्लिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया, ओनोमैटोपिया। ठीक। अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज। जंगल्स एज मतलब कि जैसे जंगल ख़त्म हुआ फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, विलेजेस होंगे। तो टाइगर को क्या होना चाहिए, यहीं पे जंगल के एज पर स्नार्लिंग करनी चाहिए यानी कि ग्रोलिंग करनी चाहिए, मतलब आवाज़ निकालनी चाहिए एट द जंगल्स एज। बारिंग, अब यहाँ पे बारिंग का मतलब है टू शो, यहाँ पे ये बारिंग वर्ड आया है, बारिंग का मतलब है टू शो हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब उसके शार्प टीथ। हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब आपको पता है उसका हाथ। टेरराइजिंग द विलेज मतलब कि उसको अभी जंगल के किनारे किनारे रोम करना चाहिए, आवाज़ निकालनी चाहिए और जो विलेजर्स हैं उनको टेरराइज करना चाहिए। ठीक है। आप इसका स्नार्लिंग का मतलब रोरिंग भी हो सकता है, ग्रोलिंग तो
इज़ नॉट द एग्जैक्ट, ग्रोलिंग डॉग्स के लिए यूज़ होता है, रोरिंग आप टाइगर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है. टेरराइजिंग द विलेज, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. कंक्रीट मतलब जो सीमेंट से बना हो, ठीक है. अब अगेन यहाँ पर फिर से ब्यूटिफुल कंट्रास्ट. अभी यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि एक्चुअल में उसको होना कहाँ चाहिए, बट अब ये उसकी रियलिटी की बात हो रही है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. अब यहाँ पर ब्यूटिफुली मेटोनमी का यूज कैसे हुआ ये देखिए. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. स्ट्रेंथ यहाँ पर टाइगर की बजाय, टाइगर की स्ट्रेंथ तो बिहाइंड द बार्स नहीं है, टाइगर बिहाइंड द बार्स है. लेकिन टाइगर की बजाय उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ, उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है. इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मेटोनमी बोलेंगे. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स. तो यहाँ पे क्या हो गया, मेटोनमी का बहुत अच्छा यूज़ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, मेटोनमी. अगर आपको मेटोनमी और सिनिक्डिकी या कोई भी पोएटिक डिवाइस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. अगेन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब अपने जो उसका जितना एरिया उसमें जिसमें वो इंट्रैप्ड है, इम्प्रिजेंट है, उतने ही एरिया में वो रोम कर रहा है, वो वॉक कर रहा है. इग्नोरिंग द विजिटर्स, ठीक है. इग्नोरिंग द विजिटर्स मतलब कि उसको कौन देखने आ रहा है, उसको उसको वो नोटिस नहीं कर रहा, वो उनको इग्नोर कर रहा है, और वो अपने आप में मतलब अपना कहीं खोया हुआ है, उसी में रोम कर रहा है, बट विजिटर्स को वो नहीं देख रहा है, ठीक है. अब इसके भी डीप मीनिंग ये, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि वाई द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, तो आप क्या बोलेंगे. अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि वाई द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, ठीक है. प्री बोर्ड्स में आ सकता है, बोर्ड में वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, बट प्री बोर्ड्स में अगर आ जाए तो आप लिखेंगे बिकॉज ही इज़ हेल्पलेस एंड ही नोज दैट ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द इनसेंसिटिव नेचर ऑफ द ह्यूमन्स. ही नोज दैट नो वन कैन हेल्प हिम, ठीक है. दे आर द वन हु हैव इम्प्रिजेंट हिम, ठीक है. तो दैट इज वाई ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स. नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा पे आते हैं. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब कि अब रात हो चुकी है, अब रात में उसने आखिरी आवाज़ क्या सुनी, आखिरी आवाज़ उसने सुनी द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग मतलब कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं, गार्ड करना, मतलब ऐसी कार जो रात में, जैसे जू का विजिटिंग आवर अगर ख़त्म हो गया तो लास्ट में जो कार्स हैं वो जू की क्या करने आ रही है, देखने आ रही हैं सबको, ठीक है, सारे जानवरों को कि सब सही से है या नहीं. तो जैसे पेट्रोल करना मतलब गार्ड करना समझ लो. तो गार्ड करने जो कार्स आई हैं उनको वो देखने आए, ठीक है. सो द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है. रिपीटिशन किस लिए हो रहा है, टू इंटेंसिफाई द ब्रिलियंस. ब्रिलियंस किस में, आँखों में और स्टार्स में, ठीक है. ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है, रेडियंस या शाइन, ठीक. अब इस शाइन का भी क्या कोई डीपर मीनिंग हो सकता है, इस ब्रिलियंस इस रेडियंस का क्या डीपर मीनिंग है. अगर किसी की आंखों में शाइन होती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि उसके पास कोई होप है ना, कि उसके पास ये होप है, वो उस अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को इसलिए देख रहा है क्योंकि उसके अंदर एक होप है कि शायद वो कभी फ्री हो जाए, उसे कभी फ्रीडम मिले और वो जंगल में वापस कभी मूव कर सके फ्रीली, ठीक है. बट क्या उसकी ये होप कभी फुलफिल होगी, मे बी नॉट, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नॉट, ठीक है. अब तो वो जू में, अब उसको शायद पूरी ज़िंदगी अपनी जू में ही बितानी पड़े, ठीक है. सो दिस इंडिकेट्स द होपफुलनेस. लास्ट टू लाइन्स अगर क्वेश्चन आता है व्हाट टू लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट, तो आप क्या बताएंगे, दे इंडिकेट द होपफुलनेस ऑफ द टाइगर, they indicate the
optimism in the eyes of the tiger to attain freedom or independence one day and live a life freely in the roaming freely in the freely and proudly in the forest again. सो दिस वॉज द पोम. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और पोम में डाउट है, किसी चैप्टर में डाउट है, वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लेके आएंगे अपनी आने वाली वीडियोस में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया है सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.